ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो इससे पहले कि दिस इज आवर टॉपिक, कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन्स। सो इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स विथ यू एंड हो सके तो आप में से जो भी कंफर्टेबल हो अपने आप को अनम्यूट करके रख सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ना ये वन वे कम्युनिकेशन ही फील होगा। सो आई वांट इट टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो, otherwise you can keep yourself muted. So here are some of the statistics. One in every 3 Indian adult affected out of every 10 individual aged 18 to 25 years suffering from it. बहुत बड़ी बात है, हर 3 में से एक इंसान आज हाइपरटेंसिव का पेशेंट है और सरप्राइजिंगली उनमें से भी जो 10 में से एक हैं वो बिल्कुल एडल्ट हैं, 18 से 25 साल के बच्चे। So next is half of the death are due to ischemic heart disease, stroke 56%, kidney disease 54%, and all due to high systolic blood pressure. Hypertension led to 1 million deaths in India in the year 2016 alone. ये जो मैं आपके साथ डेटा शेयर कर रही हूँ ये 2016 का डेटा है, तो मुझे 2020 का डेटा बताने की जरूरत ही नहीं है। वी ऑल कैन जस्ट इमेजिन कि 2020-21 में इसकी क्या हालत होगी। एंड डोंट थिंक कि ये वो लोग हैं जो अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते थे या जो अच्छे डॉक्टर पे खर्च नहीं कर सकते थे। डोंट थिंक दैट दे आर वेल सेटल्ड रिच पीपल जो स्पेंड कर सकते थे, क्योंकि इन सबकी डेथ अच्छे हॉस्पिटल्स में ही हुई है। सो व्हाट वाज द रीजन? ऐसा क्या कारण था जो इतनी सारी डेथ हुई 2016 में, और ऑफ कोर्स ये काफी बढ़ चुका होगा अभी भी। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है जो मेरे मन में थॉट आया था, क्या हम इसे रोक सकते थे? दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, 1.6 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल नंबर। तो क्या हम इसे रोक सकते थे? इज देयर एनी वे कि हम ये जो नंबर्स है ये कम कर सकते थे, अपनी डेथ रेट कम कर सकते थे? क्योंकि इसमें कितने एडल्ट होंगे जिनकी लाइफ स्टार्ट भी नहीं होगी। और ये डेटा देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज से 20-25 साल के बाद शायद हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये जान भी नहीं पाएगी कि हेल्दी लाइफ क्या होती है। उनको तो बस यही लगेगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, हमें दवाइयाँ खानी है, हमें जीना है। हाइपरटेंशन अभी जैसे हमें लगता है कि डायबिटीज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसी तरह अभी से 20-25 साल बाद हम सभी को ऐसा ही फील होगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि कंडीशन वैसी हो। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग कि मैं मैक्सिमम लोगों को ये अवेयर कर सकूं कि हम इसे कम कर सकते थे और आगे भी हम इसे कम कर सकते हैं। So what was the reason? It is not the disease which is killing people, it is years and years of living in the health conditions that have not been properly managed. सिंपल सा कारण था कि हम उसे मैनेज नहीं कर पाए थे। शायद हमारा जो इसे ठीक करने का तरीका था उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग था। अगर जो वो चीज मिसिंग है उस पे हम ध्यान दे देते या अब हम ध्यान दे देंगे तो शायद हम इन नंबर्स को कम कर सकते हैं। एंड अवेयरनेस, डेफिनेटली वी ऑल नो दैट कि हमें जब पता ही नहीं है कि हम इसे कम कर सकते हैं तो हम फिर कैसे कम करेंगे? तो अवेयरनेस तो एक कारण है ही, और अनअवेयरनेस इस सेंस में भी है कि हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि वी आर हाइपरटेंसिव। हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं है कि हम हाइपरटेंसिव है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वहां हमारा ब्लड प्रेशर कम आता है, पर जब हम घर पे आते हैं हमारा हाई आता है। तो हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं है कि हमें हाइपरटेंशन है।
उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये ही नहीं जानते कि इसे हम ठीक कैसे करें या इसे ठीक करने का सही तरीका क्या है, इसे मैनेज करने का राइट वे क्या है। और हम में से काफ़ी सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। So the theme of this webinar is to know your numbers and to learn 5-step process to reduce your blood pressure without medicines. किस तरह से बिना दवा के हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आपको पहली बार ये पता चलता है कि हमें हाइपरटेंशन है या हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, सो जो सही तरीका है वो ये है कि पहले 6 महीने आप हर तरीके से उसे नेचुरल वे में उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। और स्टिल वो अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए फिर आप मेडिसिन की ओर जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और आगे क्या-क्या करना है, जो ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं, उनको क्या करना है, ये मैं अब आगे बताऊँगी। इस पिक्चर को आप सभी लोग जानते होंगे। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हील्ड हार्ट डिजीज विथ अ प्लांट बेस्ड डाइट। जनरल डाइट है जिसके बारे में बस ये बताया जा रहा है कि ही वाज हील्ड एंड आफ्टर 4 बाईपास सर्जरी। मैं आफ्टर 4 बाईपास सर्जरी पे फोकस इसलिए कर रही हूँ कि जब 4 बाईपास सर्जरी के बाद हमारे हार्ट की, हमारे ब्लड वेसल्स की, हमारे आर्टरीज की क्या कंडीशन होगी, वी ऑल कैन इमेजिन। और जब वह कंडीशन रिवर्स हो सकती है, तो मतलब कोई भी कंडीशन रिवर्स हो सकती है। Why a person has a high blood pressure? क्या कारण है जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या कारण है जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। हम में से काफी सारे लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी आर्टरीज में एक फैट कहीं जम जाता है जो कि ब्लड फ्लो के पाथवे को रोकता है एंड हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है बिकॉज आवर हार्ट हैज टू पंप मोर नाउ। जब उसे ज्यादा जोर से पंप करना होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा। और शायद यही वो जगह थी जहाँ हम मिस कर रहे थे, क्योंकि इसी चीज में कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा था जो कि ठीक से हम इससे मैनेज कर नहीं पाए। क्योंकि अभी बहुत से रिसर्च ने ये शो कर दिया है, मतलब काफी साल पहले भी शो कर दिया था, बट हमने इसे ध्यान ही नहीं दिया कि जब हमने उस जो ब्लॉकेज था, जब हमने उसे लेके ध्यान से देखा, तो हमें ये पता चला कि इट वाज नॉट जस्ट अ फैट मॉलिक्यूल। वो सिर्फ एक फैट का ब्लॉकेज वो नहीं था कि वो कोलेस्ट्रॉल है वहां पे जम गया है। देर आर देर वर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो हमें ये बता रहे थे कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या था। वी ऑल नो दैट हाइपरटेंशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज, बट हम आज ये जानेंगे कि एग्जैक्टली इसका फर्स्ट साइन क्या होता है। तो जब हमने उसे देखा, हमने उसे ध्यान से देखा, तो हमें ये पता चला कि उसमें बहुत सारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारी चीजें, टी सेल्स, ये सब भी मौजूद थे, जो जनरली तभी होते हैं जब हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लामेशन? बहुत सिंपल आंसर है। हमारे बॉडी में बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स, माइक्रोफेजेस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म घूमते रहते हैं। जिस तरह से आपका ब्लड फ्लो होता है वैसे ये भी फ्लो होते हैं। कहीं भी किसी ऑर्गन को कहीं चोट लगती है, वो हेल्प के लिए कॉल करते हैं एंड ये वहां आ जाते हैं टू हेल्प देम। इनका काम होता है कि जो जो भी चीज के कारण वहां तकलीफ हो रही है, चोट लगी हुई है, उनको या तो न्यूट्रलाइज करे या उनको पूरा इनगल्फ करके खत्म कर दे, सो दैट वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। चाहे वो कोई फॉरेन मटेरियल हो या हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगी हो। सो इट इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का अपने आप को फॉरेन मटेरियल से या टॉक्सिन से प्रोटेक्ट करने का। जब भी हमें कहीं चोट लगती है, मोच आती है, हम एक्सटर्नली देख सकते हैं कि हमें इन्फ्लामेशन होती है, वहां फूल जाता है, वहां सूजन हो जाती है। इसमें होता क्या है कि हमारी आर्टरीज जो है, जब उसमें ब्लड फ्लो होता है,
तो मतलब काफी चीजें ब्लड के साथ फ्लो होती है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी में जा रहा है, वो सब कुछ उसके साथ साथ फ्लो होता है। तो कई बार क्या होता है हमारी डाइट में, आज के केस में तो हमारी डाइट में ही कहूंगी, हमारी डाइट में ही बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो वहां जाके वॉल को हिट करते हैं, उससे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब वो उसे चोट पहुंचाते हैं, वो फ्री रेडिकल्स, चाहे वो डाइट से हो या वो स्मोकिंग के कारण हमारा इंटेस्टाइनल वॉल डैमेज हो गया हो, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डैमेज हो गया हो, जब हमारा वो एपिथेलियल लेयर, जो कि सबसे इनर लेयर होता है आर्टरीज का, वो डैमेज होता है, इट कॉल्स फॉर हेल्प। वो हेल्प के लिए बुलाता है, और हमारे डब्ल्यूबीसी, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, वो सारे हेल्प करने के लिए वहां आते हैं। और अगर किसी कारण से वो उसे न्यूट्रलाइज ना कर पाए, जो भी टॉक्सिन्स था जिसके कारण वो वॉल डैमेज हो रहा था, या उसे इनगल्फ कर नहीं पाए, तो धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन बढ़ती ही जाती है, और एक स्टेज पे वो इतनी बढ़ जाती है कि वो हमारे ब्लड फ्लो के पाथवे को रोक देती है। और अगर वो फुल्ली ब्लॉक हो गई तो ऑफ कोर्स हार्ट अटैक होगा, हाफ ब्लॉक हो गई तो हाइपरटेंशन होगा। सो एक्चुअली वो जो पार्टिकल्स था, हम जिसे कोलेस्ट्रॉल समझ रहे थे, वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं था। उसमें ये जो डब्ल्यूबीसी, टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सभी चीजें थे, जो ये हमें बताते हैं कि एक्चुअली इन्फ्लामेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज। किसी कारण से आर्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है तो उससे हमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस है। तो क्योंकि पहले हमें ये पता था कि वो एक कोलेस्ट्रॉल का फैट का लेयर जमा है, वो हम इसीलिए फैट का लेयर कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारा एलडीएल है, एलडीएल सबसे वेस्ट पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का। उसे एलडीएल एक पैकेज होता है, मतलब हमारी बॉडी में जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, उनको कैरियर चाहिए। तो उनके कैरियर होते हैं वीएलडीएल, उनके कैरियर होते हैं एचडीएल, उनके कैरियर होते हैं खाइलोमाइक्रोन्स। ये सारे हमारी बॉडी में फैट को लेके ट्रेवल करते हैं, सो दैट जहां जहां उनकी नीड हो वो वहां उसे ले जा सके। जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हमारा खाइलोमाइक्रोन्स, वो ट्राइग्लिसराइड कैरी करता है, वीएलडीएल भी ट्राइग्लिसराइड कैरी करता है, एंड जब वो ट्राइग्लिसराइड को उसके टारगेट तक पहुंचा देता है, उसके बाद वीएलडीएल भी एलडीएल में ही कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली एलडीएल जो है वो मेन कैरियर होता है कोलेस्ट्रॉल का, और एलडीएल का काम क्या है कि वो हमारे लीवर से कोलेस्ट्रॉल को जहां भी उसकी नीड है सेल्स तक वो पहुंचाता है। उसके बाद जो एलडीएल बचा, जो खाली पैकेट बचता है, उसे हमारे माइक्रोफेजेस जो होते हैं, जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है, वो उसे इनगल्फ करती है, और फिर वो वेस्ट मतलब बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्योंकि हमारी डाइट में एक टाइम पे इस तरह के फूड आइटम बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जिससे कि एलडीएल हमारी बॉडी में बहुत बढ़ चुका था, बहुत सारे माइक्रोफेजेस जो थे उसमें एलडीएल थे, ये टॉक्सिन्स का ही एक पार्ट था, इसीलिए हमें ऐसा फील होने लगा कि फैट के कारण ही वो ब्लॉकेज हुआ है। सो द मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल, जिस पे हम ध्यान दे नहीं पा रहे थे, वो ये था कि इन्फ्लामेशन हुई थी, उसके कारण जब हमारे डब्ल्यूबीसी आए उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनगल्फ करने के लिए, वो उसे कर नहीं पाया, और हमारा इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ता ही गया। पहले हम ये सोच रहे थे कि इन्फ्लामेशन का कारण फैट है, तो हम हर तरह से अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश कर रहे थे, जो सबसे स्टूपिड थिंग है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हम कम कर ही नहीं सकते। हम क्यों कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे? वी ऑल नो दैट कि प्लांट में कोलेस्ट्रॉल बनता ही नहीं है, क्योंकि प्लांट को कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि एनिमल कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, इसीलिए एनिमल फूड कम कर दो तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम हम ये भूल जाते हैं कि वी आर ऑल्सो एनिमल्स, हम भी एनिमल है, हम भी कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं बिकॉज वी नीड इट। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, इन सब के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो आपका फ्रीली हो स्मूथली, इन सब में हेल्प करता है, और इसीलिए हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है।
अगर हम एक एग खाते हैं, होल एग खाते हैं, जिससे हमें 200 से 250 mg कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है, और बाकी कोलेस्ट्रॉल की हमें नीड है, तो हमारी बॉडी 800 mg कोलेस्ट्रॉल खुद बनाएगी। लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। सो कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश करना ही सबसे स्टूपिड थिंग थी जो हम कर रहे थे। इसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे हम कम करने के लिए स्टैटिन लेते हैं, और ये देखा गया है कि स्टैटिन का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को खराब कर देता है। इसीलिए हमने देखा है जो भी लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर बहुत कमजोरी हो जाती है, उनके मसल्स में पेन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स लाइक एन इंजन। जैसे हमारी गाड़ी का इंजन चलता है, बिना इंजन के गाड़ी चल नहीं सकती, उसी तरह बिना माइटोकॉन्ड्रिया के हमारी बॉडी काम कर नहीं सकती। दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसी में हमारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है, जो हमारी बॉडी यूज करती है। अब आप सोचिए, आप चाहे कितना भी खा लो, कुछ भी खा लो, अगर हमारा इंजन ही खराब है, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सो सबसे पहला काम तो हम लोग जो सबसे स्टूपिड काम कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट उसे कम करने की कोशिश में उसकी दवाइयों के साइड इफेक्ट हम सभी झेल रहे थे। इन्फ्लेमेशन जो कि एक्चुअल उसका कॉज था, जिसे हम अब तक इग्नोर कर रहे थे, अगर हम किसी तरह उसे कम कर लें, तो हम इजिली अपने आप को इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा कारण है। वो इसलिए कारण है क्योंकि ओबेसिटी में जो हमारे एडिपोज सुरेंद्र सिंह जी, टिश्यू अपना होते माइक हैं, बंद कर दो। सुरेंद्र सिंह वो जी, अपने आप में ही एक इन्फ्लामेटरी एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा काम करते हैं। दे सीक्रेट साइटोकाइंस, जो कि केमिकल है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करने का। इसीलिए फैट सेल्स आर नॉट गुड, दे आर एक्चुअली इन्फ्लामेटरी। सिमिलरली स्मोकिंग इसलिए डैमेज करता है क्योंकि वो हमारे एंडोथेलियल लेयर को डैमेज करता है। वो डैमेज होगी, वो हेल्प के लिए कॉल करेगी, एंड फिर इन्फ्लामेशन होगी। थर्ड, हमारा अगर ब्लड शुगर बहुत हाई है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है, जो हमें नहीं चाहिए, दे ऑल आर टॉक्सिन्स। चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे वो एक्सेस फैट हो, चाहे वो हम जो भी डाइट में लेते हैं एक्सेस सॉल्ट हो, या जो कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में एक्सेस है, हमें नहीं चाहिए, वो सारी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करेगी, क्योंकि उसे एक्सक्रीट करना, उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालना या उसे डिस्ट्रॉय करना है। सिमिलरली आजकल हम लोग बहुत से फूड आइटम ऐसे खाते हैं जो हमारी बॉडी इजिली डाइजेस्ट कर नहीं पाती है। वो इनडाइजेस्टेड पार्टिकल हमारे बॉडी में ही रह जाते हैं। धीरे धीरे जब वो इंटेस्टाइन में स्टक होते हैं, तो वो धीरे धीरे इन द लॉन्ग रन उसके वॉल्स से निकल के लीक करना स्टार्ट कर देते हैं। इंटेस्टाइन लेयर से बाहर ब्लड में फ्लो होने लगता है। इसे हम कहते हैं लीकी गट। और ये भी क्योंकि एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी के लिए, टॉक्सिन है, वो इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती। इन्फ्लामेशन का एक कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, इसीलिए क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में आजकल एक्सरसाइज है ही नहीं, टॉक्सिन्स कब निकल पाते हैं। सो ये भी एक कारण है इन्फ्लामेशन का। एंड स्ट्रेस तो है ही। स्ट्रेस अपने आप में ही हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज करता है, एंड कॉर्टिसोल जैसे ही रिलीज होगा, हमारी बॉडी इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगी। तो स्ट्रेस डायरेक्टली इन्फ्लामेशन कॉज करता है। Medicines has no role in removing these blockages or reducing inflammation. तो हमने ये पढ़ा, हमने ये जाना कि जो दवाइयां हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की खा रहे थे, उससे कहीं भी ब्लॉकेज, ना तो ब्लॉकेज खत्म हो रहा था, क्योंकि अगर ये ठीक होता तो हमें बाईपास की नीड नहीं होती, और ना ही इन्फ्लामेशन कम हो पा रहा था, क्योंकि हमने इन्फ्लामेशन के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। थोड़ी बहुत इफेक्ट जो हमें मेडिसिन से दिख रही थी, वो हमें इसलिए दिख रही थी, कहीं ना कहीं कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो इन्फ्लामेशन को भी कम करती है बस, बट वो भी एक लेवल तक, और उनके साइड इफेक्ट उनसे भी ज्यादा होते हैं। सो मेडिसिन हैज नो रोल इन रिमूविंग दिस ब्लॉकेजेस और रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन। सो द फॉर्मूला टू कंट्रोल हाइपरटेंशन इज, अब हम उस 5 स्टेप की बात करते हैं।
Load up anti-inflammatory food like food rich in nitrogen, phytonutrients, antioxidants and omega 3। ये सारे वो फूड ये सारे वो फंक्शनल फूड है या वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। जैसे नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। नाइट्रोजन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम नाइट्रोजन अपनी डाइट में बहुत ज्यादा ले, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 ज्यादा ले। ये सारे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को कम करने में या एलिमिनेट करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि वैसे फूड आइटम जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करते हैं उसे हम ज्यादा करते हैं उसे हम कम करें। जैसे जनरली जितने भी पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड में है, उसमें हर वो चीज ज्यादा होती है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। उसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, उसमें शुगर ज्यादा होता है, या उसमें रिफाइंड फैट बहुत ज्यादा होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर हाई करती है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके ब्लड शुगर को इंक्रीज करते हैं। तो उस तरह के फूड आइटम भी कम करने हैं जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को इंक्रीज करते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर हाई है तो पहले उसे कंट्रोल करने की कोशिश करिए। सिर्फ इसमें से जो मैंने पहला 2 पॉइंट बताया है, अगर इन दोनों को ही हम फॉलो करते हैं तो 3 दिन से लेके 1 हफ्ते में आराम से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। 2 हफ्ते में तो बिल्कुल हो ही जाता है। 1 मंथ में यू हैव टू रिड्यूस द डोज ऑफ मेडिसिन, फिर नहीं तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फोर्थ है लूज वेट। ऑफ कोर्स मैंने इससे पहले ही बता दिया था कि एडिपोज टिश्यू अपने आप में एक इंफ्लामेटरी सेल्स टिश्यू के जैसा काम करता है, तो वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली कॉर्टिसोल रिलीज करता है और वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ चीजों पे हमें और ध्यान देना होता है अगर हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मैनेज डेफिशिएंसीज। 2 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में या उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं। दैट इज मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ये दोनों हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो अगर इन चीज की डेफिशिएंसी है तो उसे हमें फुलफिल करना है। इसके अलावा भी विटामिन ए, विटामिन डी, जिस भी चीज की डेफिशिएंसी है, किसी भी, सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं, किसी भी डिजीज को हम अगर ट्रीट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी है तो उससे फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाइपरटेंशन के केस में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इन दोनों के बारे में तो सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, बैलेंसिंग सोडियम पोटेशियम रेशियो। हाइपरटेंशन की बात हो रही है तो हम सोडियम को कैसे भूल सकते हैं। जो हम व्हाइट सॉल्ट खाते हैं दैट इज सोडियम, जो हम सेंधा नमक खाते हैं दैट इज पोटेशियम। जनरली मैंने ऐसा देखा है कि जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन होता है उन्हें डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप अपना सॉल्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेंधा नमक से, जो कि मेरे अनुसार एक बहुत सही गाइड है नहीं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम का बैलेंस रहना इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी एक का रेशियो कम ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर सोडियम बहुत हाई हो गया तो बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, और अगर पोटेशियम बहुत हाई हो गया, सोडियम बिल्कुल लो हो गया है, तो हमारा हार्ट रेट इतना लो हो जाता है कि वी कैन इवन हैव कार्डिक अरेस्ट। एंड एक और कारण होता है सेंधा नमक सब्स्टिट्यूट मैं नहीं चाहती हूँ सभी करें, कि इसमें आयोडीन नहीं होता है। तो मैंने ऐसा देखा है कि 2 से 3 साल तक जो लोग इस तरह से अपने सॉल्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं उन्हें थायराइड होता ही होता है। सो कम खाइए बट आयोडाइज सॉल्ट खाइए और बैलेंस वे में खाइए। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है प्राणायाम। ऑफ कोर्स जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हाई होता है इसमें इसका बड़ा रोल है, इसके बारे में आगे मैं बात करूंगी। स्मोकिंग करते हैं वो अवॉइड करिए ताकि एंडोथेलियल लेयर डैमेज ना हो। एडिक्वेट स्लीप, नींद अच्छी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट थिंक कि सिर्फ जब हम सोते हैं तो हम अपनी बॉडी को आराम देते हैं। नो, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने हाथ पैर को आराम दे रहे हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से काम कर रही होती है,
और यही गलती हम करते हैं जब हम खाना खा के सो जाते हैं। हम अपनी बॉडी को एक काम और देते हैं, लो जो हमने खाया उसे तुम डाइजेस्ट करो। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का काम ये होता है कि जितने भी हमारी बॉडी में डैमेज सेल्स है उनको रिपेयर करे, जो भी टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकाले। तो अगर हम ठीक से सो नहीं पाते हैं या फिर हम उस समय खा लेते हैं तो हमारी बॉडी ये काम कर नहीं पाती है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता ही जाता है। इसके अलावा जो भी डैमेज हुआ है उसे हमारी बॉडी रिपेयर कर नहीं पाती है, इसीलिए अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को भी लेना इंपॉर्टेंट है इफ यू आर लुकिंग टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। प्राणायाम इफेक्टिवली कैन मैनेज हाइपरटेंशन। ये बहुत रिसर्च हो गई है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन जो इसके बारे में मैं बता रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा एक आइडिया मैं दे देती हूँ कि 2:1 के रेशियो में हम अगर ब्रीदिंग करते हैं, मतलब एक्सहेल ज्यादा टाइम में करना, इनहेल कम। अगर आप 2 सेकेंड में इनहेल कर रहे हैं तो आप 4 सेकेंड में एक्सहेल करिए। एंड ये दिन में 5 मिनट 2 बार करते हैं तो 3 महीने में आराम से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिक ब्रीदिंग, ये सारे इसमें इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं कर सकते, आई थिंक 5 मिनट टाइम तो हम सभी निकाल सकते हैं। मेडिटेरेनियन कंट्री में जैसे कि इटली, इन सब जगहों में हमने देखा है कि हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है। तो हमें ये पता चला क्योंकि वहाँ इस तरह के फूड आइटम खाए जाते हैं, वहाँ हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। वहाँ लोग रेड वाइन लेते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा वहाँ ऑलिव ऑयल यूज होता है, नट्स एंड सीड्स वो बहुत ज्यादा लेते हैं। इसके कारण मेडिटेरेनियन कंट्री में जो है हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आज से 30 साल पहले इंडिया में भी हाइपरटेंशन के पेशेंट ना के बराबर थे। हमारी डाइट भी अच्छी थी। तो ज्यादा नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हम तब ले रहे थे अब हम मिस कर रहे हैं। यही कारण था, क्योंकि ये सारे फूड आइटम जो भी है, ऑलिव ऑयल है, नट्स है, सीड्स है, रेड वाइन है, ये सारे फ्रूट्स है, ये सारे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करने में हेल्प करती है। इसीलिए वहां पे इस तरह की कंप्लेन कम होती है। न्यू ब्लड प्रेशर गाइडलाइंस, अब तक हम ये सोच रहे थे कि 140 से ऊपर ही हम हाइपरटेंसिव हैं, बट अब ये गाइडलाइन चेंज हो चुकी है। इफ योर ब्लड प्रेशर इज above 130, you need to take care of yourself। 130 से नीचे ही रखना है, 130 से ऊपर है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की जरूरत है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी आई नो काफी सारे लोग ये कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है 2-2.5 सालों में कि एक्चुअल कॉज यही होता है, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। बट स्टिल हम टाइम निकालते हैं। जब एक हार्ट डिजीज पेशेंट को डॉक्टर कहता है आपको रोज वॉक करनी है, वो वॉक करता है, अब उसके पास टाइम निकल जाता है। बट आई कैन अंडरस्टैंड ये टाइम निकालना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है कि शाम को हम जब ऑफिस से घर आते हैं हम आके ये सोचे कि किस फूड में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, किस में ओमेगा 3 है, उस टाइप का फूड हम खाएं। सो टू हेल्प यू इन दिस आई हैव मेड योर प्रोसेस इजी, बहुत ही आसान है। यू जस्ट नीड टू कॉल द डाइटिशियन, आप अपनी डिटेल शेयर करो एंड आपको 24 आवर में अपने आप ही डाइट प्लान मिल जाता है। आई हैव मेड दिस प्रोसेस वेरी इजी फॉर यू। इसमें जो भी मैं सर्विसेज ऑफर करती हूँ, दैट इज सपोर्ट तो मेरा हमेशा ही रहता है। इसके अलावा आपको वीकली डाइट प्लान मिलती है, नई रेसिपीज मिलती है। कंसल्टेशन 2 मैं अपनी ओर से देती हूँ, बाकी आप अपनी नीड के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। रिपोर्ट, वीकली फीडबैक रिपोर्ट आई शेयर विथ यू। न्यूट्रिशन एजुकेशन मैं वेबिनार्स के जरिए या आपको व्हाट्सएप पे मैं शेयर करती रहती हूँ। ट्रैवलिंग टिप्स या फेस्टिवल्स में जब भी बाहर खाना होता है, बाहर जाना होता है, वहां आपने क्या करना है, आई हेल्प यू देयर ऑल्सो। So right now I have 200 plus happy customers। 8 से 10 kg वेट लॉस मैं दे रही हूँ 3 महीने में, and I am 90% successful in reducing the dose of medicines। It's a very big number for me।
My fees are those who don't know me, ये उनके लिए है 2500 for monthly standard packages. And thank you. आप में से जिसके भी कोई क्वेश्चन है आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. We have few minutes left. You can unmute yourself and ask me your questions. Don't have any questions? So थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. आप सभी यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे पता है कि आप सभी का टाइम बहुत कीमती है, उसमें भी आपने टाइम निकाला. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक एवरीथिंग इज ओवर. अगर आपके स्टिल कुछ क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, आप सोच लीजिए, हो सकता है रात में आ जाए. यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. So I'm going to stop the meeting now.